आज अपन पढ़ेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशंस। गॉस के नियम के जो अनुप्रयोग होते हैं उन पे ध्यान देंगे। उसको समझने के लिए अपन सबसे पहले एक छोटी सी एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। एक बेसिक सा अपन जो है वो एप्लीकेशन लेंगे कि एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। एक बिंदु आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। वो हम पहले से जानते हैं KQ/R², ये हमने पहले भी निकाला है, ठीक है। बस उसी चीज को जो है वो अब हमें गॉस के लॉ से, गॉस के नियम से जो है वो निकालना है। तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए गॉस के लॉ को पहले अच्छे से जान लें कि फ्लक्स क्या होता है। गॉस के लॉ के अकॉर्डिंग Q/ε0, सिग्मा Q/ε0, जो भी टोटल चार्ज होता है सिग्मा Q डिवाइड बाय ε0, ये गॉस का लॉ है, ठीक है। गॉस का लॉ किस पे लगता है, जब एक चार्ज को एक क्लोज्ड सरफेस में, क्लोज्ड चाहे कैसे ही हो, बस उसको बंद करना होता है। जब हम पैक कर देते हैं चारों तरफ से, ठीक है, एक बंद पृष्ठ में हम किसी आवेश को जब पैक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तब उसके ऊपर वो वैलिड होता है, ठीक है। तो गॉस के लॉ में क्या चाहिए, बेसिक फॉर्मूला क्या है गॉस लॉ का, फाई इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन ε0, और फाई क्या होता है, फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, EDS cos थीटा। ये गॉस लॉ है। फ्लक्स क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन ε0। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, उसमें हमें देखो क्या चाहिए, EDS और थीटा। तो थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, E और DS। E तो क्या होती है, तीव्रता, इंटेंसिटी। DS क्या होता है, एरिया की डायरेक्शन। DS स्मॉल एरिया है, और थीटा क्या है, E और DS के बीच का एंगल। तो हमें सबसे पहले E पता करना होता है किधर है, फिर DS पता करना होता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि दोनों के बीच में एंगल कितना है। फिर उसको हम यहाँ पुट करते हैं, और फिर पता करना होता है सिग्मा Q, टोटल चार्ज कितना है। इनको पुट करो और सॉल्व करो। तो एक अपन बेसिक से शुरुआत करते हैं, जैसे कि अपने पास है, फर्स्ट आप हेडिंग डाल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ब्रैकेट में लिखेंगे गॉस के नियम से, ठीक है, निकालते हैं। KQ/R² आंसर आना चाहिए। अब देखो, ये लिया मैंने एक आवेश, एक चार्ज, इसकी वजह से इस पॉइंट पे मुझे मान लीजिए इंटेंसिटी निकालनी है, तीव्रता की गणना करनी है, जो कि इस चार्ज से R दूर है। तो गॉस का नियम लगाने के लिए, गॉस लॉ लगाने के लिए हमको क्या चाहिए कि पहले ये आवेश जो है, जो चार्ज है, वो चारों तरफ से बंद हो जाए। तो एक चार्ज को कैसे पैक किया मैंने, एक स्फीयर से, ठीक है। इसको समझे, ये समझना जरूरी है, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है, चार्ज बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है, तो एक बॉल जैसा हुआ। एक बॉल को पैक करने के लिए सबसे आसान चीज क्या रहेगी, एक दूसरी बॉल, उसके चारों ओर खोखला गोला, एक होलो स्फीयर। तो हम कैसा गॉसियन सरफेस बनाएंगे, कैसा गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, जो बंद करना है हमें वो ऐसा गोलाकार लेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये एक तार है, ये, इसको मुझे पैक करना है, ठीक है। तो इससे समान दूरी पर ये कुछ बिंदु है, ऐसे चारों ओर सेम डिस्टेंस पर, ठीक है, एक तार से समान दूरी पर जो भी बिंदु है उन सबको मिलाओ, क्या बनेगा, बेलन, एक सिलेंडर बन जाएगा। तो एक तार के लिए क्या ठीक रहेगा, सिलेंडर। मैंने कहा ठीक रहेगा, जरूरी नहीं है कि हम वो ही ले लिया तो कुछ भी जा सकता है। फिर वो गणितीय रूप से जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मैथमेटिकली डिफिकल्ट होगा। हमने शुरू में पढ़ा था कि गॉस लॉ का कोई शेप और साइज नहीं है, ठीक है ना। तो हम जो भी चूज करें वो ध्यान रहे कि थोड़ा मैथमेटिकली इजी हो, गणितीय रूप से सरल हो, वैसा ही चयन करें। तो एक तार के चारों ओर गणितीय रूप से सरल क्या होगा, इजी क्या होगा, एक सिलेंडर, एक बेलनाकार बंद गॉसिय पृष्ठ। एक बिंदु आवेश है, उसके चारों ओर क्या ठीक रहेगा, एक गोलाकार गॉसिय पृष्ठ, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। वो हमने चूज किया, लिया, जिसकी रेडियस क्या है, R। तो हम लिख देंगे एक स्मॉल r त्रिज्या का गोलीय गॉसिय पृष्ठ है, ठीक है, जिस पर स्थित है कोई बिंदु P, जिस पे हमें तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। अब हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया है जिसकी रेडियस R है, और उस पे एक पॉइंट है P, वहां पे हमको इंटेंसिटी निकालनी। जहां हमको इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट पे पहले क्या पता करेंगे, मैंने क्या बताया था, पहले क्या पता करेंगे अपन, इंटेंसिटी E, फिर DS, फिर
थीटा और फिर टोटल चार्ज, ये इतनी चीजें इसके अंदर हमको चाहिए होती। चलो आते हैं ई के ऊपर। ई क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश, उसकी वजह से इंटेंसिटी क्या होती है किसी पॉइंट पे बाहर की तरफ, ई। अगर ये ऋणावेश होता तो क्या होता, नेगेटिव चार्ज होता तो अंदर की तरफ, हम ये पढ़ चुके हैं पहले, प्लस से क्या होती है बाहर की तरफ, माइनस के अंदर की तरफ। या फिर यूं समझो इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज मतलब यहाँ पे कौन है, एक पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से वो प्रतिकर्षित होकर रिपेल होकर उधर जाएगा तो ई की डायरेक्शन वो। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो वो इधर आएगा तो ई की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, वो देखेंगे उस टाइम की कंडीशन। फिलहाल हमने जो लिया है वो क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ई का हो गया। फिर डीएस, एस क्या होता है, पूरे का सरफेस एरिया, पूरे का पृष्ठ क्षेत्रफल, और डीएस क्या होता है, इस पूरे का एक छोटा सा भाग। चलो ये छोटा सा भाग है, ये है मान लीजिए डीएस। अब इस छोटे से भाग पे डीएस की डायरेक्शन क्या होगी, एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है हमने बताया। तो जो क्षेत्रफल है उसके लंबवत, तल के लंबवत है, ये क्षेत्रफल है इसके तल के लंबवत, नॉर्मल टू द सरफेस। ये जो छोटा सा सरफेस है इस पे नॉर्मल 90 डिग्री, ठीक है, इस पे 90 डिग्री ये रहा, और ये हो गई डीएस की डायरेक्शन। ई और डीएस, डीएस की डायरेक्शन हो गई। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई, थीटा कितना है, दोनों के बीच में 0 डिग्री है, क्योंकि ई और डीएस सेम डायरेक्शन में है। तो थीटा इनके बीच में कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। चलो थीटा भी पता लग गया। टोटल चार्ज कितना है इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के अंदर, कुल आवेश कितना है, एक अकेला आवेश पड़ा है, एक अकेला सिंगल चार्ज पड़ा है, क्यू। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, क्यू, ये भी हो गया। इतनी चीजें पता लगाने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे, हम इसके अंदर गॉस लॉ को लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या लिखेंगे, देखिए, हिंदी मीडियम ध्यान दें, ये छोटी छोटी बातें जो है वो हिंदी में लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो है वो अलाउ होता है कि बेसिक चीजें इंग्लिश में लिख सकता है, पर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हिंदी में नहीं लिखेगा। अब ध्यान दो, गॉस लॉ क्या है कि फ्लक्स जो होता है वो होता है टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गॉस लॉ पढ़ा जा चुका है, फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा जा चुका है। क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो बेसिक से लिया है, ये वाला जो अपन फर्स्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं बुक में नहीं मिलेगी, एग्जाम में नहीं आता, ये सिर्फ समझने के लिए है कि गॉस लॉ अपन लगाते कैसे, उसके लिए कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस है बस। इसके बाद में लेंगे एप्लीकेशन जो एग्जाम में पूछी जाती है। चलो देखते हैं क्या, ई डी एस कॉस 0, यहां हो गया कॉस 0, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हम जानते हैं कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है और टोटल चार्ज कितना है, Q है। ओके, तो यहां पे क्या होगा, इंटीग्रेशन EDS, उसके बाद में cos 0 तो 1 हो गया और टोटल चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ DS Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds का इंटीग्रेशन दो तरीके से लिख सकते हैं, देखो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s। ds क्या है, एक छोटा सा क्षेत्रफल, एक स्मॉल एरिया, उसको इंटीग्रेशन क्या है, s क्या है कि छोटे से एरिया को इंटीग्रेट कर दिया, पूरे का समाकलन कर दिया, मतलब पूरा बड़ा एरिया आ गया, मतलब पूरा गोला आ गया, पूरा स्फीयर का एरिया आ गया। ध्यान रहे, ds क्या, एक स्मॉल एरिया, उस स्फीयर का छोटा सा एरिया ds है, पर उसका जब इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, तो फिर वो एरिया बड़ा होकर पूरा क्या बन जाता है, स्फीयर का एरिया। तो ds स्मॉल एरिया है और ds का इंटीग्रेशन हुआ s, वो पूरे का एरिया। तो पूरे का एरिया कितना होता है, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई r स्क्वायर, वो हम पुट करेंगे। तो E ds का इंटीग्रेशन मतलब एरिया को इंटीग्रेट कर दिया, पूरे का एरिया निकाल दिया, समाकलन कर दिया, तो वो होता है 4 पाई r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे E चाहिए तो Q अपॉन, ये डिवाइड में गया कौन, 4 पाई r स्क्वायर, ये डिवाइड में गया, पहले से कौन है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गई हमारी इंटेंसिटी। अब हम चाहे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, K। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K, तो पीछे क्या बचा, Q अपॉन r स्क्वायर, Q अपॉन r स्क्वायर।
ये आ गई तीव्रता। ओके, तो इस टाइप से जो है वो स्टेप को फॉलो करते हुए हमें गॉस के इन एप्लीकेशंस को सॉल्व करना है। अब अपन नेक्स्ट एप्लीकेशन पर चलेंगे। देखिए, नेक्स्ट एप्लीकेशन है अपने पास कि एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है, एक इनफाइनाइट लेंथ का एक आवेशित जो है वो एक इनफाइनाइट लेंथ का जो है वो चार्ज्ड वायर है, एक आवेशित तार है। उसकी वजह से हमको जो है वो इंटेंसिटी निकालनी है, तीव्रता की गणना करनी है। अब इनफाइनाइट, अनंत, अनंत तो हम नहीं जानते कितना होता है, इसलिए हमने क्या किया है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, लेंथ है उसकी L, हम उसको पढ़ेंगे। ओके, तो यहां से यहां तक L लेंथ का एक टुकड़ा काट लिया उसमें से। ठीक है, मैंने क्या कहा, कितनी चीजें चाहिए, पहले हमको क्या चाहिए, E, उसके बाद में ds होता है, थीटा होता है और टोटल चार्ज होता है। ये चीजें हमको चाहिए होती है गॉस के नियम में, गॉस लॉ में। एप्लीकेशन चाहे कोई भी हो, ये नेसेसरी है। अब देखो, फर्स्ट आते हैं E पर, कि इन सारे चार्ज की वजह से E किधर है, इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे E किधर है। जैसे कि मैं अगर कहूं ये थोड़ा सा चार्ज यहां से लूं dq, टोटल चार्ज तो कितना है q, थोड़ा सा चार्ज लिया dq, उसकी वजह से यहां पर क्या होगा, ये प्लस है, तो प्लस वाले चार्ज की वजह से कैसा होता है, यहां पे चार्ज होगा तो ऐसे बाहर की तरफ, तो ये इंटेंसिटी क्या होगी, dE। भाई पूरी इंटेंसिटी कितनी है, E, वो पूरे आवेश की वजह से, पूरे चार्ज की वजह से। मैंने थोड़ा सा चार्ज लिया है dq, तो उसकी वजह से जो स्मॉल इंटेंसिटी है वो क्या है, dE, प्लस है, इसलिए इस पॉइंट पे उससे बाहर की तरफ है, माइनस होता तो ये अंदर की तरफ होता। ठीक है, इस dE, ये थीटा एंगल पर है, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। ठीक है, अब इस dE के दो घटक हो जाएंगे, दो कंपोनेंट, जहां एंगल बनता है वहां तो क्या हो जाता है, dE cos थीटा, और दूसरा वाला क्या हो जाता है, dE sin थीटा। ऐसे ही अगर इतना ऊपर, जैसे कि मान लीजिए x डिस्टेंस ऊपर आपने चार्ज लिया था dq, तो x डिस्टेंस नीचे भी चार्ज लेके देखो, ये रहा एक और dq, इसको भी लेके देखो, ये प्लस है, तो इसकी वजह से भी इस पॉइंट पे क्या होगा, ऐसे बाहर की तरफ dE, तो ये भी थीटा एंगल पर आ गया। तो dE के दो घटक हो जाएंगे, दो जो है वो टुकड़े हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा dE cos थीटा और दूसरा हो जाएगा dE sin थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इस dE के दो कंपोनेंट, एक ये और एक ये हो गया, इस dE का एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब कौन ऐड होंगे और कौन सब्ट्रैक्ट होंगे, तो इतनी फिजिक्स हम जानते हैं कि जो सेम डायरेक्शन में होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, और जो ऑपोजिट होते हैं विपरीत दिशा में वो माइनस हो जाता है। तो dE sin थीटा माइनस dE sin थीटा 0। इस वायर के पैरेलल, इस वायर के समांतर जो घटक हैं, जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, विद्युत क्षेत्र के जो टुकड़े यहाँ बचे हुए हैं, ये विपरीत है दिशा में और समान है परिमाण में, वैल्यू दोनों की सेम है, तो माइनस करने से 0 आ जाएगा। ठीक है, बोथ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दे कैंसिल ईच अदर एंड देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द वायर। वायर के पैरेलल में कुछ नहीं है, ये बात लिखेंगे एक तो। ठीक है, अब तो इंटेंसिटी कहाँ है, तो वो वायर के नॉर्मल है, वो इस तार के लंबवत दिशा में। ये देखो, ये तो कैंसिल नहीं हुए, dE cos थीटा dE cos थीटा, ये तो ऐड हो जाएगा 2dE cos थीटा। ये तो मैंने दो कंपोनेंट लिए हैं, इसलिए 2dE cos थीटा। मैं अगर यहां से और यहां से और लूं तो दो और आ जाएंगे, फिर दो और आ जाएंगे, मतलब सारे जहां भी आएंगे, जैसे मैं एक यहाँ और एक यहाँ लूंगा तो इधर दो और आ जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, वो तो वापस कैंसिल हो जाएंगे। इनमें से बोली लेके ट्राई करते रहो। तो बात ये है कि ये हमने जो मेथड किया, इससे हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा इंटेंसिटी E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है किधर, इन सारे चार्ज की वजह से। तो हमें पता लगा इन सारे चार्ज की वजह से वायर के पैरेलल में इंटेंसिटी नहीं है, वायर के नॉर्मल में इंटेंसिटी है, समांतर में नहीं है, इस तार के
लंबवत में इंटेंसिटी है। तो हम आप एक लाइन लिख लेंगे, जो अभी थ्योरी बोली थी वो लिखने के बाद में क्या लिख देंगे, अतः यह स्पष्ट है कि तीव्रता की दिशा आवेशित चालक तार के लंबवत होगी। So it is clear that intensity of electric field will be normal to the charged wire. Okay, intensity पता लग गई, कहाँ है भाई, वायर के 90 डिग्री पर। ओके, नेक्स्ट ds, मतलब वो गॉस लॉ में जो अपन बनाते हैं, एक इस वायर को हम पैक करेंगे गॉसियन सरफेस में, एक गाउसियन पृष्ठ में, उसके ऊपर छोटा सा टुकड़ा होता है ds। तो अब पहले तो वो सरफेस लेके आओ, हमें वहां चलना पड़ेगा। चलो करते हैं इसको, कि मान लेते हैं कि ये जो वायर है L लेंथ का वायर, इसके चारों ओर गॉसियन सरफेस बनाओ। ठीक है, एक वायर के चारों ओर क्या ठीक रहेगा, तो हमने कहा एक बेलन, एक सिलेंडर। ठीक है, बना दिया सिलेंडर। ये पूरा का पूरा वायर जो है वैसे तो इनफाइनाइट लेंथ का है, पर हमने जितनी इसकी लेंथ ली है वो कितनी है, L। इस पूरे पर चार्ज कितना है, अब कोई सोच सकता है कि इस पूरे वायर पे कितना चार्ज है, जो गॉसियन सरफेस के अंदर, ठीक है ना, सिग्मा क्यूब। चलो उस पे आएंगे, पहले ds पे आता है। ठीक है, E का हो गया, पर इंटेंसिटी, अब ये जो अभी हमने गॉसियन सरफेस बनाया है, ठीक है, जो बंद गॉसियन पृष्ठ बनाया है, इसके कितने पृष्ठ है, इसके कितने सरफेस है, 3। देखो बेलन कैसे बनेगा, एक तो ये वक्र पृष्ठ घुमावदार, एक कर्व्ड सरफेस ये वाला, इसके ऊपर से ये बंद है क्योंकि गॉस में तो पूरा पैक होगा ना, ऊपर से बंद है तो ऊपर क्या है, एक वृत्त, एक सर्कल, और नीचे भी वापस क्या है, एक सर्कल। तो फर्स्ट, फिर ये सेकंड कर्व वाला, और नीचे से वापस पैक है, तो टोटल कितने, 3 सरफेस हो गए सिलेंडर के। चलो भाई, तीनों सरफेस मिलके जो है वो एक बंद पृष्ठ बना रहे हैं, एक क्लोज्ड सरफेस बना रहे हैं। गॉस के अंदर लिमिटेशन है, हमारा चार्ज एक क्लोज्ड जो है वो सरफेस में होना चाहिए। अब वो है, चलो जैसे कि ये ऊपर वाला सर्कल है, इसका थोड़ा सा ये एरिया ले लेते हैं ds। ओके, इस वाले पर भी थोड़ा सा एरिया ले लेते हैं ds, और इस वाले पे भी थोड़ा सा एरिया ले लेते हैं ds। एक सिलेंडर 3 सरफेस से बनता है। पहले क्या था, स्फीयर, स्फीयर का एक ही ऐसे वक्राकार जो है वो कर्व्ड सरफेस होता है पूरा, इसमें 3 है, ऊपर और नीचे तो 2 सर्कल है, ठीक है ना, 2 वृत्त है, और ये जो है वो एक घुमावदार भाग है, ठीक है ना, वक्राकार पृष्ठ एक और है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस और है, ऐसे चारों घुमावदार। ठीक है, तीनों पे लिया, क्या होता है, एरिया की डायरेक्शन देखो हम कहां पर हैं, वापस से हमें चाहिए E, ds, थीटा और टोटल चार्ज, ये चीजें चाहिए। E किधर है, वापस से E किधर है, चाहे कितने पॉइंट ले लो, 3 सरफेस से 3 पॉइंट ले लिए, E किधर है, अभी निकाला E, वायर के 90 डिग्री पर है, ये रहा वायर, ये उस पे 90 डिग्री, इस पॉइंट पे वायर पे 90 डिग्री, ये वायर पे 90 डिग्री, इस पॉइंट पे वायर पे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, वायर पे 90 डिग्री, वो कौन है, E। हो गया E का। ठीक है, अब आता है ds पे। ds क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत, नॉर्मल टू द सरफेस, ये वाला सरफेस है, इस बार इस पे नॉर्मल, इस पे 90, तो इसकी डायरेक्शन ये हुई, ये रहा सरफेस पृष्ठ, इस पे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये हो गया। फिर नीचे वाला ऐसे पैक है, ऐसे सिलेंडर होगा, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो इसके ऊपर 90 डिग्री कैसे होगा, ऐसे। ठीक है, 3 सरफेस लिए, मान लीजिए S1, S2 और S3। तो S1 पे तो एंगल आया 90 E और ds के बीच में, यहां पर कितना है 0, और यहां पर वापस थीटा कितना है 90। चलो ds का भी हो गया, थीटा का भी हो गया, टोटल चार्ज कितना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इनफाइनाइट लेंथ पे, अनंत लंबाई पे, पूरे पे कितना चार्ज है Q, पर हम उसको तो पढ़ ही नहीं रहे, हमारे पास तो एक छोटी सी लेंथ है L, इनफाइनाइट नहीं, एक टुकड़ा है। चलो 1 मीटर के ऊपर कितना चार्ज है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुने, 1 मीटर पर कितना आवेश है, कितना चार्ज है 1 मीटर पे, उसको हमने क्या बोला था, याद करो, लैम्डा, क्या होता है Q/L। एकांक लंबाई पर आवेश का मान क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व। चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी।
1 मीटर पे जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, लैम्डा। अभी कितने मीटर का है, एल मीटर का, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, लैम्डा इंटू एल। या यहीं से क्यों निकाल दो, कैसे हो जाएगा, 1 मीटर पे लैम्डा और ये वायर एल मीटर का है तो एल मीटर, 2 मीटर का होता तो 2L, 3 मीटर का होता तो 3L, पर ये एल मीटर का है तो लैम्डा इंटू एल। ओके सॉरी, 1 मीटर पे कितना चार्ज, लैम्डा, तो 2 मीटर पे क्या हो जाता है 2 लैम्डा, 3 मीटर पे 3 लैम्डा, पर ये एल मीटर का है तो लैम्डा इंटू एल, ये यहां से निकाल लो। तो टोटल चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल। यहाँ पर लैम्डा क्या है भाई, 1 मीटर का आवेश, 1 मीटर पे कितना चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। और नाम क्या रखा हुआ है हमने इसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, सारी चीजें आ चुकी है, अब हम जो है वो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। चलो गॉस लॉ जो है वो अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है, जो फ्लक्स है वो क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या फॉर्मूला है फ्लक्स का, ईडीएस कॉस थीटा, पूरे क्लोज्ड सरफेस का, पूरे का ईडीएस कॉस थीटा इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ईडीएस कॉस थीटा क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला, पूरे का, तो पूरा तो 3 चीजों से मिल के बना है, S1 S2 और S3 से, तब एक ये ऊपर और नीचे ये, तब पूरा पैक होगा, तो 3 बार लगाओ इसको, ईडीएस कॉस थीटा फॉर S1 लगाएंगे, फिर हम ईडीएस कॉस थीटा S2, और फिर हम लगाएंगे ईडीएस कॉस थीटा फॉर S3, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमें एंगल पता है, S1 S2 और S3 के लिए, S1 और S3 में तो है 90 और S2 में कितना है, 0 है, इसको पुट करते हैं यहाँ पे। चलो पुट करते हैं, ई डी एस कॉस 90 किसके लिए, S1 के लिए, फिर ई डी एस कॉस 0 S2 के लिए, फिर ई डी एस कॉस 90 S3 के लिए, और इक्वल टू में क्या आ गया, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सारी वैल्यूज जानते हैं अपन कि कॉस 90 की जगह तो क्या होता है 0, कॉस 0 की जगह क्या होता है 1, और टोटल चार्ज क्या है लैम्डा एल, वेयर लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, जहां पर लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है। ठीक है, हो गया ये, अब पुट कर देते हैं, तो ये तो cos 90 हुआ 0, तो ये पूरा 0 हो गया, S1 वाला तो पूरा ही 0 हो गया, प्लस S2, इसमें क्या बचा EDS, क्योंकि cos 0 होता है 1, ये यहाँ 90 है तो ये वापस 0, और इक्वल टू में सिग्मा क्यू की जगह क्या हो जाएगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई बाहर आ जाएगा बिल्कुल वैसे ही, एंड इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फिर वही ds का इंटीग्रेशन करेंगे, सरफेस कौन सा है S2, हाँ भाई S2 पर इंटीग्रेशन करना है, S2 का मतलब ये वाला घुमावदार, इसका क्षेत्रफल क्या होता है पूरे का, अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा ds पे S2 का, तो पूरा एरिया S आ जाएगा, ऐसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, क्या होता है 2 पाई आर एच, एच वहां पे हाइट होती है, फिलहाल हाइट कौन है L, तो हमें H नहीं लिख के लिखना चाहिए L, ये हो गया। चलो पुट करो, E, फिर एरिया का इंटीग्रेशन, सिलेंडर का एरिया 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एल से एल कैंसिल, तो ई हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर डिवाइड में 2 पाई आर डिवाइड में, यहाँ पहले से कौन है एप्सिलॉन नॉट, ये हो गई इंटेंसिटी। वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कैसे लिखेंगे, ई
वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r n कैप। n कैप क्या है भाई? एकांक सदिश है। किसकी दिशा बता रहा है, किसकी डायरेक्शन बता रहा है? ये यूनिट वेक्टर है, i j k, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। डायरेक्शन किसकी बता रहा है? e की। तो किधर हुई n कैप की डायरेक्शन? e की डायरेक्शन किधर है? शुरू में कैलकुलेट की, नॉर्मल टू द वायर, तार के लंबवत e की दिशा निकाली हुई है। तो डायरेक्शन ऑफ n कैप, डायरेक्शन ऑफ n कैप विल बी नॉर्मल टू द वायर। n कैप की दिशा तार के लंबवत होगी, क्योंकि हमने शुरू में निकाल दी थी ये डायरेक्शन। ओके, अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे कि E का फॉर्मूला हमने निकाला लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसको अगर हम 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? देखो 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। देखो पाई और एप्सिलॉन नॉट पहले से ही है, और 2 2 जा क्या हो गया यहाँ 4। कौन कौन बचा है ऊपर? एक तो बचा है आपके 2, एक ये कांस्टेंट ऊपर, और कौन बचा है? लैम्डा। नीचे और कौन बचा है? r। तो क्या बन गया? ये 2, और ये पूरा क्या बन गया? k, ये लैम्डा अपॉन r। हम इसी सूत्र को, इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, e और r का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, ग्राफ भी बनाए जा सकते हैं कि e और r जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है, तो e और r में ये ग्राफ हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का इसी टाइप से बनता है, ये बना दिया। तो ये थी हमारी सेकंड एप्लीकेशन। बुक में ये फर्स्ट है, हमने जो फर्स्ट की थी वो प्रैक्टिस के लिए थी, ठीक है। अब इसके बाद में देखेंगे अपन इसकी थर्ड एप्लीकेशन। इसी टॉपिक पर जो है वो पहले हम एक दो सिंपल से न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो इंग्लिश मीडियम के लिए मैं एक बार बोल देता हूँ, हिंदी मीडियम के लिए रिपीट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड ऑफ 9 into 10 to the power 4 Newton per coulomb at a distance of 4 centimeter. कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लैम्डा कैलकुलेट करना है हमको। जो चीजें गिवन है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 9 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम, और जो डिस्टेंस दे रखी है r वो दी है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटी की जगह क्या लिखते हैं भाई? 10 to the power -2 मीटर। ओके, और हमको पता करना है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, हिंदी मीडियम। दिया हुआ है कि एक अनंत लंबाई के चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र है किसी बिंदु पर वो है 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, जो कि जो बिंदु है वो तार से 4 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। तो हमें बताना है कि उस तार पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा क्या होगा। देखिए, हमने E के बारे में फॉर्मूला देखा 2k लैम्डा अपॉन r। हमें लैम्डा पूछा है, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E, ये r उधर चला जाएगा और 2k डिवाइड में आ जाएगा। तो E तो हमें दे रखा है 9 × 10 to the power 4, r दे रखा है 4 × 10 to the power -2 डिवाइड बाय 2 × k। k एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 × 10 to the power 9। तो ये सॉल्व हो गया, आपके 9 कैंसिल आउट हुआ और यहाँ बचा 2। तो आंसर रहेगा 2 × पावर कितनी बच रही है? 4 और ये -2, तो ये तो हुआ 2, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 9, तो 10 की पावर बचेगी -7, और लैम्डा की यूनिट क्या होती है? कूलम पर मीटर। तो ये हो जाएगा आंसर। अब एक और छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, अ सिलेंडर ऑफ लार्ज लेंथ कैरीज अ चार्ज ऑफ 2 × 10 to the power -8 कूलम पर मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम इट। दो चीजें गिवन है, हिंदी मीडियम सुने। हमें दिया हुआ है कि एक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो दिया हुआ है 2 ×
10 टू द पावर -8 कूलम पर मीटर। सॉरी, विद्युत क्षेत्र नहीं, ये क्या दिया हुआ है हमको, लैम्डा। देखिए आवेश घनत्व का मान दिया हुआ है किसी तार का 2 × 10⁻⁸ कूलम पर मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई पता करना है एट डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। हमें डिस्टेंस दी है 0.2 मीटर, इसके ऊपर हमको बताना है विद्युत क्षेत्र कितना है। तो ई का फॉर्मूला 2k λ/r, बहुत ही आसान है, ये डायरेक्ट दिया हुआ है सब कुछ। 2 और k की वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9 इंटू लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 2 × 10 टू द पावर -8 डिवाइड बाय r हमको दे रखा है 0.2। ठीक है, पॉइंट हटाओ, चाहो तो यहाँ एक 10 और लगाओ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 9 2 जा 18 हुआ, इंटू 10 की पावर कितना आ गया, ये 9 और ये 10, उसमें से 2 माइनस हो जाएंगे, 10 की पावर 2, मतलब ये हो गया 1800 न्यूटन पर कूलम, या चाहो तो लिखो वोल्ट पर मीटर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे आरबीएसए में पूछे जाते हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं आसान से। ओके, तो ये थे अपने गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे शीट और प्लेट, देखेंगे उनको कैसे सॉल्व करते हैं।